बिंदियापुर गांव में मानसी अपनी सौतेली माँ शांति और अपनी सौतेली बहन निशा के साथ रहती थी। मानसी का रंग सांवला था और वहीं निशा का रंग गोरा था और वो बहुत सुंदर थी। अपनी सौतेली माँ शांति के धमकी से लाचार होकर मानसी दिन भर घर का सारा काम करती थी। घर का सारा काम करके मानसी अपनी सौतेली माँ के पास आकर कहती है, माँ, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, खाना भी बना दिया है, तो मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। घर का काम कर दिया है तो कौन सा बड़ा तीर मार दिया है? कल मुही कहीं की, जा यहाँ से। अपनी माँ की बात सुनकर मानसी नम आंखों के साथ सिलाई करने बैठ जाती है। तभी वहाँ शांति आती है और कहती है, अरे ओ नाश पीटी और कल्लो माई, बंद करिए खटर पटर। जब देखो इस सिलाई मशीन पर बैठकर खटपट करती रहती है, सारी नींद खराब कर दी। चल अब जल्दी से मेरे और मेरी बेटी के लिए चाय बना कर ला। माँ, बस मुझे थोड़ी देर दे दो, आज विमला काकी की बेटी की शादी है, बस उसका लहंगा तैयार होने ही वाला है, फिर मैं झटपट से चाय बना दूंगी। मैंने एक बार बोल दिया ना, मुझे चाय चाहिए तो चाहिए। अपना ये लहंगा लाचा बाद में सिलती रही हो, वरना मैं तुझे इस सिलाई मशीन के साथ घर के बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। ठीक है माँ, मैं अभी बना कर लाती हूँ। मानसी सिलाई मशीन छोड़कर उनके लिए चाय बनाती है। चाय बनाकर उन्हें दे आती है। फिर वो लहंगा सिलने बैठ जाती है। फिर थोड़ी ही देर बाद विमला काकी उसका दरवाजा खटखटाती है। अरे मानसी, दरवाजा खोल। मानसी दरवाजा खोलने जाती है और विमला काकी को अंदर लेकर आती है। लहंगा तैयार हो गया है क्या? हाँ काकी, हो गया है, ये लो लहंगा। लहंगा देखकर विमला काकी कहती है, अरे वाह मानसी, कितना सुंदर लहंगा सिला है तूने, कितनी बारीक बनावट और तुरपाई भी एकदम महीन। ये ले तेरा मेहनताना 1500 रुपए। पर काकी, ये 1500 तो बहुत ज्यादा है। अरे मानसी, तेरे हाथों के हुनर के आगे तो ये 1500 रुपए बहुत कम है। मानसी बेटा, मैं तो बस भगवान से यही मन्नत मांगती हूँ कि वो दिन जल्दी आए जब तू अपनी शादी का लहंगा सिले। पूरे 22 बरस की हो चली है तू। आज अगर तेरी माँ जिंदा होती तो तेरे हाथ कब के पीले हो चुके होते। इतना कहकर विमला काकी चली जाती है। विमला काकी के जाते ही शांति मानसी के हाथ से वो सारे पैसे छीनते हुए कहती है, ला दे ये सारे पैसे मुझे। नहीं माँ, मैं ये पैसे आपको नहीं दूंगी। मैंने ये पैसे सिलाई मशीन पर अपनी आंखें फोड़ फोड़ कर कमाए हैं। मैं लहंगों का एक बहुत बड़ा बुटीक खोलना चाहती हूँ, आप मेरे पैसे मुझसे मत लीजिए। तभी वहाँ निशा भी आ जाती है और कहती है, जानती हो माँ, ये काली कलूटी विमला काकी से हम माँ बेटी की बुराई कर रही थी, वो तो मैंने इसकी बातें सुन ली। अच्छा जी, क्यों रे नमक हराम, क्या खुचर बुसर कर रही थी तू? 4 पैसे क्या कमाने लगी है? तेरे तो तेवर ही बदल गए, लगता है तेरी गर्मी झाड़नी पड़ेगी। आज तू सारा दिन घर से बाहर रहेगी, समझी? नहीं माँ, ऐसा मत करो, मुझे मत निकालो। शांति मानसी की एक नहीं सुनती और मानसी को घर से बाहर निकाल देती है और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। बाहर मानसी काफी देर तक दरवाजा खटखटाती है, परंतु अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोलता। काफी देर इंतजार के बाद भी जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो मानसी रोते हुए जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल में सरजू और राजू नाम के 2 लकड़हारे लकड़ियाँ काट रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे भाई, शाम के समय तो मुझसे लकड़ियाँ काटी ही नहीं जाती, मेरे हाथ तो बिल्कुल जम से गए हैं। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं इस समय लकड़ियाँ काटने नहीं आता। काश ही कुछ ऐसा होता जिससे हमारी गरीबी मिट जाती। अरे भाई, ऐसा कुछ तो है। मैंने सुना है जहाँ पर ये जंगल खत्म होता है वहाँ एक जादुई लहंगों की दुनिया है, पर मेरी हिम्मत नहीं होती वहाँ जाने की, इसलिए मैं आज तक कभी नहीं गया। उन दोनों की बातें सुनकर मानसी की आंखों में एक आर झिलमिलाने लगती है। वो तुरंत ही वहाँ निकल पड़ती है। जंगल में काफी देर चलने के बाद उसे एक दरवाजा दिखाई पड़ता है। उस दरवाजे को देखकर मानसी कहती है, ये कैसा दरवाजा है? इसका ढांचा तो लहंगे के डिजाइन का है। मुझे लगता है शायद इसी दरवाजे के पीछे लहंगों की दुनिया है। मुझे सोचने में वक्त नहीं गंवाना चाहिए। अब तो इस दरवाजे के अंदर जाकर ही पता चलेगा कि सच क्या है। जैसे ही मानसी वो दरवाजा खोलती है तो उसे एक सीढ़ी दिखाई देती है। वो जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरती है तो लहंगों की दुनिया का नजारा देखकर वो दंग रह जाती है। वहाँ कई सारे पेड़ों की डाल पर सुंदर सुंदर लहंगे लटक कर चमचमा रहे होते हैं, परंतु उन सभी पेड़ों के आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। उन्हें इस तरह रोता देखकर मानसी पेड़ों से पूछती है,
अरे तुम सब रो क्यों रहे हो? हम सब इन सभी जादुई लहंगों के लदे बोझ से थक गए हैं। क्या तुम हमें हल्का कर दोगी? हाँ हाँ जरूर, मैं आपको बोझ से निजात जरूर दिलवाऊंगी। मानसी पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगती है, जिससे सारे जादुई लहंगे नीचे गिर जाते हैं। तभी पेड़ कहता है, तुम्हारा शुक्रिया बेटी। अब तुम इन सभी जादुई लहंगों को लेकर आगे बढ़ जाओ, वहाँ इसकी जरूरत होगी। ठीक है पेड़ जी। पेड़ के कहे अनुसार मानसी उन लहंगों को लेकर आगे बढ़ जाती है, जहाँ बहुत सारी काली काली लड़कियाँ खड़ी थी। उन लड़कियों की आंखों में बहुत बेचैनी थी। उन्हें देखकर मानसी उनसे पूछती है, सुनो, तुम सभी परेशान क्यों हो? मेरा नाम रेशमा है। हम सभी जादुई लहंगे के इंतजार में खड़े हैं, क्योंकि इससे ही हमारा काला रंग मिटेगा। अच्छा, तो मैं तुम्हारे लिए लहंगा लेकर आई हूँ। अरे हाँ, ये तो वही जादुई लहंगा है। क्या तुम इस लहंगे को हमें दोगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लहंगे तुम बेझिझक रख लो। मानसी उन लहंगों को उन्हें दे देती है। तुम्हारा शुक्रिया लड़की। इसके बाद मानसी आगे बढ़ जाती है, जहाँ उसे जादुई लहंगों से बना बहुत बड़ा आलीशान घर दिखता है। उसके अगल बगल बहुत सारे जादुई लहंगों के पेड़ भी लगे हुए थे और वहाँ दुल्हन की तरह सजी एक लड़की भी खड़ी थी। वो मानसी को देखकर कहती है, आओ मानसी, जादुई लहंगा लोक में बना ये जादुई लहंगा घर तुम्हारा स्वागत करता है। आज से ये जादुई लहंगा घर तुम्हारा है। ये तुम्हारी हर जरूरतों को पूरा करेगा। ये सुनकर मानसी की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं और वो बोलती है, अभी नहीं, पहले मुझे अपने घर जाना होगा। वहाँ मेरी माँ और पिता से जुड़ी कुछ यादें हैं जो मेरे लिए सबसे बढ़कर हैं। मैं उन्हें लेकर जल्दी से लौटूंगी। ठीक है, हमें तुम्हारा इंतजार रहेगा। इसके बाद मानसी जादुई लहंगा लोक से निकलकर अपने घर की ओर बढ़ने लगती है, जहाँ घर के बाहर खड़ी उसकी सौतेली बहन निशा गुस्से से कहती है, माँ जल्दी बाहर आओ, देखो ये कलमुही लौट आई है। क्यों रे मेरी काली बहन, कहाँ थी अब तक? आज तो माँ तेरी अच्छे से हिसाब लेगी। मानसी बिना अपनी बहन को कोई जवाब दिए भीतर आकर अपने सामान बांधने लगती है, जिन्हें देखकर शांति कहती है, अरे ओ चोटी, क्या भर रही है इस बैग में? माँ, मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मुझे रहने के लिए घर मिल गया है। ये सुनकर निशा कहती है, जाने दो माँ, इसके जाने से हमारे घर के ऊपर से काला बादल तो हटेगा। ये सब सुनकर मानसी चुपचाप बैग उठाकर वहाँ से जाने लगती है। तभी निशा कहती है, अरे यो मेरी काली बहन, इतना तो बताती जा, आखिर तू जा कहाँ रही है? जादुई लहंगे लोक में बसे जादुई लहंगा घर में। अब मुझे इस घुटन भरे घर में रहने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर मानसी चली जाती है। ये सुनकर शांति अपनी बेटी निशा से कहती है, अरे मेरी बुद्धू बेटी, ऐसे खड़ी क्या है? इसका पीछा कर, आखिर माजरा क्या है पता तो कर। अपनी माँ की बात मानकर निशा मानसी का पीछा करने लगती है और लहंगे के दरवाजे तक पहुँच जाती है। अरे ये दरवाजा लहंगे का क्यों बना है? खैर मुझे क्या, मुझे तो बस जादुई लहंगा घर चाहिए। निशा मन में लालच लिए जादुई लहंगा लोक में प्रवेश करती है, जहाँ लहंगों से लदा पेड़ निशा से कहता है, जरा सुनो बेटी, मेरे तने इन लहंगों के बोझ से झुक गए हैं। तुम इन लहंगों को उतार कर मेरा बोझ हल्का कर दो। मैं यहाँ अपने मतलब से आई हूँ, तुम्हारी मदद करने नहीं। हाँ, इतना बोलकर निशा आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ने पर उसे वही काली लड़कियाँ मिलती है जो मानसी को मिली थी। जरा रुको लड़की, क्या तुम हमारे लिए लहंगे लेकर नहीं आई? अरे मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ जो तुम्हारे लिए लहंगे लेकर आऊंगी? हटो मेरे रास्ते से। निशा उन लड़कियों को धक्का देकर आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ने पर उसे बहुत बड़ा लहंगों का घर दिखाई पड़ता है, जिन्हें देखकर निशा बहुत खुश हो जाती है और उस लहंगे घर में प्रवेश करने जाती है कि तभी उसके रास्ते में दुल्हन सी सजी लड़की दलदल पैदा कर देती है और निशा उसमें डूबने लगती है। अरे अरे कोई मुझे इस कीचड़ से बाहर निकालो, कोई बचाओ मुझे। निशा के चिल्लाने की आवाज सुनकर मानसी लहंगा घर से बाहर आती है। मानसी को देखकर निशा कहती है, मानसी मानसी मुझे इस कीचड़ से बाहर निकालो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती मेरी बहन, बुरे लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। तभी दुल्हन सी सजी लड़की निशा को बहुत ही बदसूरत बना देती है और उसे लहंगा लोक से बाहर फेंक देती है। निशा रोते रोते अपने घर पहुंचती है। निशा को ऐसी हालत में देखकर शांति कहती है,
अरे ये भिखारिन कैसे मेरे घर में घुसी चली आ रही है? अरे कौन हो तुम और निकलो यहाँ से। अरे माँ, मैं हूँ आपकी बेटी निशा। अरे बेटी, तू उस कल्लो माई की तरह इतनी काली कैसे हो गई? फिर निशा रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बताती है। देखा माँ, आपका लालच मुझे ले डूबा। हाथ तो कुछ लगा नहीं, उल्टा मैंने अपनी सारी खूबसूरती खो दी। वही मानसी जादुई लहंगे के घर में ऐसे अपनी जिंदगी जी रही है। उस दिन के बाद से निशा को बदसूरत शक्ल लेकर ही जीना पड़ता है और शांति को भी अपनी गलती पर पछतावा होता है। दूसरी तरफ मानसी साफ मन की होने के कारण लहंगा लोग की मालकिन बन जाती है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत करती है। सौतेली बेटी की नफरत। मानवी 10 साल की थी जब उसके पिता महेश ने माया से शादी कर ली। मानवी बहुत छोटी बच्ची नहीं थी, उसे अपनी माँ और सौतेली माँ के फर्क की समझ थी। माया मानवी को बहुत प्यार करती थी, लेकिन फिर भी मानवी के दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि सौतेली माँ जो करती है दिखावे के लिए करती है और वो बुरी ही होती है। माया जब भी समय निकालकर मानवी से बात करने आती थी तो मानवी उसे उल्टा सीधा बोलकर वहाँ से चली जाती थी। एक दिन मानवी खिलौने से खेल रही थी। माया उसके पास जाती है। मानवी, मैं भी खेलूं तुम्हारे साथ? नहीं, मैं हमेशा अकेले ही खेलती हूँ। आज मुझे भी अपने साथ खिलाकर देखो, मजा आएगा। आप जाओ यहाँ से, मैं आपसे बात नहीं करती और आपको मेरे साथ खेलना है। लो, इतना ही खेलने का शौक है तो अकेले खेलो यहाँ बैठकर। मानवी माया के सामने अपने खिलौने पटककर चली जाती है। मानवी के इस व्यवहार से माया को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। माया मानवी के दिल में अपने लिए प्यार लाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मानवी उससे बहुत नफरत करती थी। इसी तरह 10 साल बीत जाते हैं और मानवी बड़ी हो जाती है। उसका एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन होता है। मानवी, आज कॉलेज के बाद हम सारे क्लब चलेंगे। ठीक है। मानवी घर आती है और माया से कहती है, मुझे आज अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, इसलिए कुछ पैसे चाहिए। ठीक है, ये लो 200 रुपए। 200 रुपए में क्या होगा? मैं किसी मेले में नहीं बल्कि बड़े रेस्टोरेंट में जा रही हूँ। तुम्हें पता है ये 200 रुपए कमाने के लिए तुम्हारे पापा को खेत में कितना काम करना पड़ता है? बस अब आप अपना रोना लेकर बैठ गई। ये सब बातें आप जानबूझकर करती हो। आप इमोशनल अत्याचार शुरू कर देती हो ताकि मैं आपसे पैसे ना मांगूं। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप मुझे पैसे ही नहीं देना चाहती हो। पापा आपको पैसा रखने के लिए देते हैं और आप खुद पर उड़ाती हो। मानवी, तुमने मुझे कभी मेरे दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए देखा है जो ये सब बोल रही हो? मैं आपको देखने के लिए हमेशा घर में नहीं बैठी रहती हूँ। मुझे कॉलेज जाना होता है। आपको क्या पता कॉलेज के बारे में? आप तो हो ही अनपढ़ गवार। ये लो, पकड़ो अपने 200 रुपए। बहुत मेहरबानी कर दी मुझे 200 रुपए देकर। इतना बोलकर मानवी अपने कमरे में जाती है। उसने कुछ पैसे जमा किए होते हैं। वो वही पैसे लेकर क्लब जाने लगती है। मानवी क्लब पैदल जा रही थी, तभी रास्ते में उसके कॉलेज का अक्षय नाम का लड़का अपनी गाड़ी से जा रहा था। वो भी क्लब ही जा रहा था। अक्षय मानवी को देखता है और अपनी गाड़ी रोकता है। हाय मानवी, कैसी हो? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं तुम्हारे कॉलेज का ही हूँ। मेरा डिपार्टमेंट अलग है। मैंने कई बार तुम्हें कॉलेज में देखा है। ओह अच्छा। तुम क्लब जा रही हो क्या? हाँ, मैं भी वही जा रहा था। मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, हम दोनों साथ में चलते हैं। मानवी अक्षय की गाड़ी में बैठ जाती है। दोनों गाड़ी में काफी समय तक बात करते हैं। क्लब में भी दोनों एक दूसरे से खूब बातें करते हैं। कुछ घंटों बाद मानवी घर आ जाती है। घर आकर मानवी सोचती है, अक्षय काफी अच्छा लड़का था। उसके पास तो कितनी बड़ी गाड़ी है और मैं पैदल चलने को मजबूर रहती हूँ। पता नहीं मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है। काश मेरे पास भी एक बड़ी सी गाड़ी होती जिसे लेकर मैं कॉलेज जाती। अगले दिन मानवी कॉलेज जा रही थी। फिर से उसे रास्ते में अक्षय मिल जाता है। अक्षय के बोलने पर मानवी उसके गाड़ी में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं। कॉलेज के बाहर आकर मानवी अक्षय से कहती है, अक्षय यहीं गाड़ी रोक दो, मैं अंदर चली जाऊंगी। अरे नहीं, मैं अंदर पार्किंग में रोक देता हूँ। यहाँ उतरने की क्या जरूरत है? उसके बाद अक्षय अपनी गाड़ी को कॉलेज की पार्किंग में लेकर जाता है। कॉलेज के सारे लड़के लड़की अक्षय और मानवी को एक साथ देख लेते हैं
अक्षय को मानवी के साथ देख उसके दोस्त आपस में बातें करने लगते हैं। अक्षय भाई के तो मजे हैं यार। हाँ भाई, जिंदगी हो तो अक्षय भाई जैसी हो। हर दिन गाड़ी में कोई नई लड़की निकलती है, इसे भी और लड़कियों की तरह घुमाएगा और आखिर में छोड़ देगा। हाँ भाई, और ये लड़कियाँ भी कम नहीं हैं। लड़कों के पैसों पर ऐश करने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। मानवी इन सब बातों से अनजान थी। वो तो हैंडसम और रईस अक्षय को पसंद करने लगी थी। अब हर रोज दोनों साथ में कॉलेज आने लगे थे। लंच ब्रेक में अक्षय मानवी के क्लास में आता है। मानवी, हम सिर्फ कॉलेज में ही मिलते हैं, हमें कॉलेज के बाहर भी मिलना चाहिए। अब तो हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं ना। ठीक है, कहाँ मिलना है बताओ। कॉलेज के थोड़ा आगे जो रेस्टोरेंट है वहाँ मिलेंगे। वो रेस्टोरेंट तो बहुत महंगा है। अरे महंगा है तो क्या हो गया, मैं तो अक्सर अपने दोस्तों के साथ जाया करता हूँ और खुद ही सारा खर्च करता हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं अपनी क्लास में जाता हूँ, तुम शाम को रेस्टोरेंट में आ जाना। उसके बाद अक्षय चला जाता है। मानवी अपने मन में सोचती है, अक्षय जैसे अमीर और हैंडसम लड़के से शादी करके तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। बस अब जल्दी से अक्षय मुझे प्रपोज कर दे, मैं तो तुरंत हाँ कर दूंगी। मानवी अक्षय के साथ शादी के सपने सजाने लगी थी, लेकिन अक्षय के इरादे कुछ और ही थे। अक्षय बहुत ही मक्कार और आवारा लड़का था। वो अपने बिजनेसमैन पापा के पैसों पर मौज करता था। मानवी और अक्षय एक दूसरे से बहुत मिलते थे। एक दिन मानवी के पापा महेश मानवी को अक्षय की गाड़ी में बैठते हुए देख लेते हैं। मानवी, तुम इस गाड़ी में क्या कर रही हो? ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ? पापा, वो मेरा दोस्त है, ये मुझे घर छोड़ने जा रहा था। अभी के अभी उतरो इस गाड़ी से। लेकिन पापा। एक बार में तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने कहा इसकी गाड़ी से उतरो। मानवी गाड़ी से उतरती है और अपने पापा के साथ घर आ जाती है। घर जाकर महेश माया को सारी बातें बताता है। मानवी, क्या चल रहा है ये सब? आप कौन होती हो मेरे से ये सवाल करने वाली? तुम्हारी माँ। आप मेरी माँ नहीं हो, बस मेरे पापा की पत्नी हो। ये क्या तरीका है बात करने का? बताओ क्या चल रहा है ये सब? पापा, आप सब तो सिर्फ बातों के तिल का ताड़ बनाना जानते हो। आपको पता भी है वो लड़का कितना अमीर है। उसके सामने आपने मेरी इज्जत की वाट लगा दी। क्या सोच रहा होगा वो मेरे बारे में? पता नहीं अब वो मेरे से बात करेगा भी कि नहीं। मानवी, अभी कुछ दिनों में ही तुम उस लड़के को इतना कैसे जान सकती हो? मैं आए दिन उसको यहाँ से गुजरते हुए देखता हूँ और उसकी गाड़ी में हमेशा कोई ना कोई नई लड़की रहती है। तो क्या हो गया? ये कौन सी बड़ी बात है? वो अमीर है, स्टाइलिश है, तो उसकी लड़कियाँ दोस्त तो होंगी ही ना। तुम उस फरेबी के लिए मेरे से जुबान लड़ा रही हो? पापा, हर पैसे वाला फरेबी नहीं होता। वो बहुत अच्छे हैं और मैं उनसे प्यार करने लगी हूँ। जल्द ही मैं उनसे शादी भी करूँगी। मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी मेरे बारे में यही सोच रहे होंगे। मानवी, मैं तुम्हारी शादी बहुत अच्छे लड़के से करवाऊंगा। आपको पता भी है अच्छे लड़के कितने मुश्किल से मिलते हैं। अक्षय इतने पैसे वाले हैं कि उससे शादी करके मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। मैंने बचपन से गरीबी देखी है। ये मत करो, वहाँ मत जाओ, ये कपड़े मत लो, बहुत महंगे हैं। अब मैं ऐसा कुछ नहीं देखना चाहती। मुझे ऐशो आराम के साथ अपनी लाइफ गुजारनी है। पता नहीं कोई भी इस गरीब घर में कैसे रह सकता है। मुझे तो ये घर नर्क जैसा लगता है। मानवी, तुम जिस घर को नर्क कह रही हो ये मेरे लिए जन्नत है। तो आपको ही मुबारक हो ये जन्नत। आप ठहरी अनपढ़ गवार, तो कोई अमीर आदमी तो वैसे भी आपसे शादी नहीं करता, इसलिए आप इस गरीबी में रह गयी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं क्यों रहूँ गरीबी में। इतना बोलकर मानवी अपने कमरे में चली जाती है। तभी अक्षय का फोन आ जाता है। मानवी, तुम्हारे पापा तो बहुत गुस्से वाले हैं। अरे नहीं, वो बस कभी कभी हो जाता है। अच्छा सुनो, कल फिर से मिलेंगे। ठीक है, कहाँ आना है मुझे? वो कल मैंने घर में एक पार्टी रखी है, मेरे बहुत सारे दोस्त आएंगे, तुम भी आना, एंजॉय करेंगे। करेक्ट 5 बजे आ जाना। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। माया दरवाजे पर खड़ी होकर दोनों की बातें सुन लेती है। अगले दिन 5 बजे मानवी घर से बाहर निकलती है। माया मानवी का पीछा करने लगती है। पीछा करते करते माया अक्षय के घर तक पहुंच जाती है। मानवी घर के अंदर चली जाती है और माया खिड़की के बाहर खड़ी होकर देखने लगती है। अक्षय, तुमने तो कहा था कि घर में कोई पार्टी रखी है, लेकिन तुम्हारे और दोस्त मुझे नजर नहीं आ रहे। वो तो मैंने बस यूं ही बोल दिया था। मैं तो बस तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता था। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। उसके बाद अक्षय आगे बढ़ता है और मानवी के हाथ पकड़ने लगता है। अक्षय, ये तुम क्या कर रहे हो? ये ठीक नहीं है।
मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। लेकिन मैं ऐसा ही लड़का हूँ। अगर मेरे साथ रहना है तो ये सब करना पड़ेगा। नहीं, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम बहुत गंदे लड़के हो। अब यहाँ तक आई हो तो ऐसे कैसे जाने दूंगा। अक्षय मानवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। माया बाहर से एक डंडा लेकर आती है और अक्षय को पीटने लगती है। तुझे क्या लगता है कि मेरे होते हुए तू मेरी बेटी के साथ कुछ भी कर लेगा? अगर आज के बाद इसके आसपास भी नजर आए तो जेल भिजवा दूंगी तुझे, फिर जेल में करियो अय्याशी। माया मानवी को लेकर घर आ जाती है। मानवी माया को गले लगाकर बहुत रोती है। माँ, आज आप नहीं होती तो ना जाने मेरे साथ क्या हो जाता। आप और पापा बिल्कुल ठीक थे, वो लड़का बहुत गंदा है। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, जो हुआ उसे भूल जा। बस अब ऐसे लड़के से हमेशा दूर रहना। माँ, अब मैं कभी किसी लड़के से बात नहीं करूँगी। आप दोनों मेरे लिए जो लड़का ढूंढेंगे मैं उससे शादी करूँगी। इस घटना के बाद माया और मानवी के रिश्ते सुधर जाते हैं। माया तो हमेशा से ही मानवी से प्यार करती थी, लेकिन अब मानवी भी माया को अपनी माँ मानने लगती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और मानवी अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। खुशीपुर नाम के गांव में 4 अनाथ बहनें अंजलि, शिवानी, पूर्वी और दिशा रहती थी। वो चारों बहनें बहुत खूबसूरत थी और साथ ही उनके बाल भी लंबे काले घने थे। अंजलि नौकरानी का काम करती थी और घर का गुजारा करती थी। हमेशा की तरह अंजलि काम पर जा रही थी। शिवानी, मैं काम पर जा रही हूँ, तुम घर का दरवाजा अंदर से लगा लो, कोई बाहर से आए तो बिना पूछे खोलना मत। दीदी, कभी कभी मुझे ये सोचकर बहुत बुरा लगता है कि हम तीनों आपकी कोई मदद नहीं कर पाते हैं। अभी तुम तीनों छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तब काम में मेरी मदद करना। लेकिन दीदी, आप अकेले ही घर का गुजारा करती हो, ये देखकर मैं बहुत दुखी होती हूँ। आप जहाँ काम करने जाती हो वो हमारे घर से बहुत दूर है और आप इतना लंबा सफर पैदल तय करती हो। आप हमारे लिए बहुत मेहनत करती हो। इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। लेकिन दीदी, आप हमारे गांव में ही आसपास काम देख लो, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है। हमारे गांव वाले हमारी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। गांव वाले काम के बदले मुझे बहुत कम पैसे देते थे, इसलिए मैंने दूसरे गांव में काम देख लिया। वहाँ मुझे थोड़े ज्यादा पैसे मिलते हैं। अब मैं चलती हूँ, अगर देर हो गया तो मालकिन बहुत गुस्सा करेगी। उसके बाद अंजलि काम पर चली जाती है। उस दिन अंजलि को काम पर आने से देर हो जाता है क्योंकि उसके मालकिन के घर में किसी का जन्मदिन था। अंजलि को रात को घर आते हुए देख उसके पड़ोस की आंटियाँ आपस में बात करने लगती है। अरे देखो देखो सावित्री, सुबह की गई हुई लड़की अंधेरी रात को वापस आ रही है। इसकी तो बाकी की 3 बहनें भी बहुत शरारती हैं। अरे बड़ी बहन बिगड़ैल है तो छोटी बहनें तो बिगड़ैल होगी ही। सही कह रही हो बहन, एक तो ये चारों बहनें अपने माँ बाप को निगल गईं और अब उनके जाने के बाद उनके चेहरे पर जरा सा भी दुख नजर नहीं आता। चारों की चारों तो इधर उधर आवारागर्दी करती रहती है। चारों बहनें अपनी हरकतों की वजह से हमारे गांव का माहौल खराब कर देंगी। अंजलि उन दोनों की ये घटिया बातें सुन लेती है। वो उनके पास जाती है और कहती है, आंटी, आप दोनों हम बहनों के बारे में कैसी भद्दी बातें कर रही हो। शुक्र मना कि अभी तक सिर्फ बात कर रहे हैं। अगर एक बार भी मुखिया जी को बोल दिया तो धक्के मारकर तुम चारों बहनों को गांव से बाहर निकाल देंगे। अरे सावित्री, धमकी क्या दे रही है। चल अभी हम सब गांव वाले मिलकर मुखिया जी के पास जाते हैं। और हाँ, तू भी अपनी बहनों को लेकर वहाँ आ जाना। गांव वाले उन दोनों के बहकावे में आकर मुखिया जी के पास जाती हैं। थोड़ी देर बाद अंजलि अपनी बहनों के साथ वहाँ जाती है। मुखिया जी, ये चारों बहनें बहुत बिगड़ैल हैं। इनकी वजह से हमारे गांव का माहौल खराब है। नहीं मुखिया जी, हम कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं। मैं तो सुबह काम करने जाती हूँ और अपने घर का गुजारा करती हूँ। सुबह काम करने जाती है और रात को आती है, तब तक इसके पीछे से इसकी बहनें आवारागर्दी करती हैं। मेरी बहनें घर से बाहर नहीं निकलती है। कितनी झूठी मक्कार लड़की है। अरे क्या पता तू पड़ोस वाले गांव में नौकरानी का काम करने जाती है या कुछ और, कुछ बताती भी तो नहीं है किसी को। मुखिया जी, आपको तो पता ही है बिन माँ बाप के बच्चे कितने बिगड़ैल होते हैं। हम नहीं चाहते कि इन बहनों की वजह से हमारे बच्चे बिगड़े, इसलिए इन चारों को इस गांव से बाहर निकाल दो।
गांव वालों की बातों में आकर मुखिया चारों बहनों को गांव से बाहर निकाल देता है। चलते चलते अंजलि की छोटी बहन उससे कहती है, दीदी हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा वहाँ पर बोला जा रहा था। बिना किसी गलती के हमें हमारे ही घर से बाहर निकाल दिया गया है। घर की तो छोड़ो, हमें तो गांव से ही बाहर निकाल दिया है। पूर्वी, हमारे मम्मी पापा नहीं है ना, इसलिए हमारे साथ ये सब हो रहा है। उन लोगों ने बड़ी चालाकी से हमें गांव से बाहर निकाला है। तभी सामने बहनों को घना जंगल दिखाई देता है। अभी हम इस घने जंगल में छुप जाते हैं, कल सुबह हम दूसरे गांव चले जाएंगे। चारों बहनें जंगल चली जाती है। उसी जंगल के पेड़ पर एक डायन बैठी हुई थी। चारों बहनों को देखकर डायन बहुत खुश होती है। एक साथ 4 शिकार, इन चारों को बलि देकर अपनी सालों की शक्ति को सिद्ध करूंगी। उसके बाद डायन चारों बहनों के सामने आ जाती है। उसे देखकर वो सभी बहुत डर जाती हैं। दीदी ये तो बहुत खतरनाक लग रही है, दीदी हमें बचाओ। अरे ओ चवन्नी, खड़ी रह, ज्यादा चै चै मत कर। उसके बाद डायन दिशा की तरफ बढ़ने लगती है। डायन को दिशा की तरफ बढ़ता हुआ देख अंजलि बहुत सारे पत्थर उठाती है और डायन के ऊपर फेंक देती है। एक साथ बहुत सारे पत्थर से हमला होने की वजह से डायन को बहुत चोट आती है और वो घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। डायन को तड़पता हुआ देख अंजलि को उस पर दया आ जाती है। वो जंगल से जड़ी बूटी तोड़कर डायन की चोट पर लगा देती है। तभी डायन खड़ी होती है और एक परी का रूप ले लेती है। दरअसल वो डायन थी ही नहीं, वो तो एक परी थी जो चारों बहनों की परीक्षा ले रही थी। आप तो परी हो, लेकिन डायन? मैं डायन नहीं हूँ। जंगल में कोई भी आधी रात को आता है तो मैं उसकी परीक्षा इसी तरह लेती हूँ। मैंने अक्सर देखा है कि लोग अपने सगे संबंधी को छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन तुमने अपनी बहन को बचाने के लिए खतरनाक डायन पर हमला कर दिया। तुम चारों बहनों की एकता और प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम चारों बहनें इस घने जंगल में क्यों आई? परी, हम चारों बहनों के चरित्र पर सवाल उठाकर हमें गांव से बाहर निकाल दिया गया है। हमारे माता पिता नहीं है, इसलिए गांव में हमेशा हमारे साथ यही होता है। पहले तो गांव में मुझे किसी ने काम नहीं दिया और जो दे भी रहे थे वो बहुत कम पैसों में दे रहे थे। जब मैंने दूसरे गांव में काम ढूंढ लिया तो मेरे आसपास की आंटियां हमसे जलने लग गई। हम कल सुबह होते ही दूसरे गाँव चले जाएंगे, लेकिन रात भर हम इस जंगल में रुकने आए थे। तुम बहनों के साथ बहुत बुरा हुआ। मैं तुम चारों बहनों के साधारण बालों को गोल्डन बालों में बदलने की शक्ति प्रदान करती हूँ। जैसे ही तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम अपने बालों को कहना कि मेरी साधारण बाल बन जाओ गोल्डन के बाल। गोल्डन बाल बनने के बाद तुम चारों बहनें जो चाहो अपनी इच्छा पूरी करवा सकती हो, लेकिन एक बार में एक ही इच्छा पूरी हो सकती है। परी, मुझे अच्छे से समझ नहीं आ रहा। मतलब कि तुम चारों बहनों के बालों में गोल्डन होने की शक्ति होगी, लेकिन तुम चारों बहनें एक बार ही कोई अपनी एक एक इच्छा पूरी कर सकती हो। उसके बाद परी चारों बहनों के बालों पर अपनी जादुई छड़ी घुमा देती है। चारों बहनें अपने गांव में वापस चली जाती है और अंजलि बोलती है, मेरे साधारण बाल बन जाओ गोल्डन के बाल। उसके बाद अंजलि के साधारण बाल गोल्डन के बाल बन जाते हैं। गोल्डन के बाल, हम सबको रहने के लिए एक घर चाहिए। वहाँ पर एक बड़ा आलीशान घर बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद अंजलि के बाल साधारण बन जाते हैं। शिवानी कहती है, मेरे साधारण बाल बन जाओ गोल्डन के बाल, और हमें घर चलाने के लिए चाहिए एक फल की दुकान। उनके घर के पास ही एक बड़ा सा फल की दुकान बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद शिवानी के बाल भी साधारण हो जाते हैं। फिर तीसरी बहन पूर्वी कहती है, मेरे साधारण बाल बन जाओ गोल्डन के बाल, और हमें चाहिए बहुत सारा राशन। उनके घर में बहुत सारा राशन आ जाता है। इस तरह 3 इच्छा पूरी हो जाती है। अब आखिरी की एक इच्छा बची थी, वो थी दिशा की इच्छा। दिशा, तुम्हारी क्या इच्छा है? दीदी, हमारे पास घर हो गया, दुकान हो गई और राशन भी आ गया, इसलिए मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी इच्छा मांगूं। अभी मैं कोई इच्छा नहीं मांगती हूँ। अपनी इच्छा मैं जरूरत आने पर पूरी कर लूंगी। अंजलि को दिशा की ये बात सही लगती है। उसके बाद चारों बहनें उसी गांव में रहने लगती है और अपने फलों की दुकान में काम करके गुजारा भी करने लगती है। एक दिन सावित्री और रूपा चारों बहनों को देख लेती है।
अरे सावित्री, इन चारों को तो धक्के मारकर निकलवा दिया गया था, लेकिन ये अभी तक यहीं है। चल मुखिया जी को यहाँ पर लेकर आते हैं। उसके बाद मुखिया जी चारों बहनों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। वो दोनों मुखिया जी को लेकर आती है। मुखिया जी चारों बहनों से कहते हैं, चारों को इस गांव से जाने का आदेश दे दिया गया था, फिर अभी तक तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुखिया जी, हम इस गांव से नहीं गए क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं थी। अगर गलती होती तो चुपचाप चले जाते। ये गांव हमारा भी है। इस गांव में हमारे माता पिता की यादें हैं। नहीं, तुम्हारी जैसी लड़कियों को मैं अपने गांव में नहीं रखूंगा। लेकिन मुखिया जी, हमने कुछ किया ही नहीं है। ये दोनों झूठ बोल रही हैं। अगर तुम्हारे पास खुद को सही साबित करने का कोई सबूत हो तो दिखाओ, वरना मेरे गांव से बाहर निकलो। दिशा अंजलि के पास जाती है और उसके कान में कहती है, दीदी, ये बिल्कुल सही समय है मेरे गोल्डन बालों से अपनी इच्छा पूरी करवाने का। मतलब? आप बस देखती रहो। उसके बाद दिशा मुखिया जी से कहती है, मुखिया जी, मैं आपको सबूत देती हूँ। मेरे साधारण बाल बन जा गोल्डन के बाल। और अगर ये दोनों आंटी हमारे बारे में झूठ बोल रही हैं, तो इनका मुंह काला कर दे। तभी उन दोनों औरतों का मुंह काला हो जाता है और गोल्डन के बाल से आवाज आती है, मुखिया जी, ये दोनों औरत इन चारों बहनों को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। ये चारों बहनें बहुत साधारण और नेक हैं। ये सब सुनकर मुखिया जी को बहुत गुस्सा आता है। तभी वो दोनों औरतें मुखिया जी से माफी मांगने लगती है। मुखिया जी, हमें माफ कर दो। हम दोनों से बहुत बड़ी भूल हो गई है। चार लड़कियों के चरित्र पर सवाल उठाने से पहले तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे घर में भी बेटियां हैं। अगर उनके चरित्र पर कोई सवाल उठाए और झूठी बातें चलाएं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? शायद तुम्हें कुछ ना लगे, क्योंकि तुम्हारी खुद की हरकतें भी यही हैं। अगर माफी मांगनी है तो चारों बहनों से माफी मांगो। अगर इन चारों ने माफ कर दिया तो मैं तुम दोनों को कोई सजा नहीं दूंगा। वो दोनों चारों बहनों से माफी मांगती है। उनका दिल बहुत बड़ा था, इसलिए इतना सब कुछ होने के बाद भी चारों बहनें उन दोनों को माफ कर देती है। उसके बाद सब वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। गोल्डन बाल की वजह से हमारे ऊपर लगा इतना बड़ा इल्जाम झूठ साबित हो गया। अब हम इस गांव में सर उठाकर रह सकते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और चारों बहनें फिर से हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। गंजी राजकुमारी और बालों की बारिश। रानीगंज की राजकुमारी 25 वर्ष की हो गई थी, लेकिन अभी तक उसका विवाह नहीं हुआ था। राजा रानी को अपनी बेटी के विवाह की बहुत चिंता रहती थी। एक दिन राजा रानी से कहता है, पता नहीं हमारी बेटी की शादी कब होगी। अगर उस दिन तुमने गलत जड़ी बूटी नहीं खाई होती तो हमारी बेटी को बाल न आने की समस्या नहीं होती। मैं भी बस यही बात सोच सोच कर दुखी होती रहती हूँ। काश उस दिन जड़ी बूटी खाने से पहले मैंने किसी से पूछ लिया होता, फिर आज ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। राजा रानी की ये बातें राजकुमारी सुन लेती है। वो अपने कमरे में जाकर सोचती है, मेरी वजह से माँ पिताजी बहुत चिंता में रहते हैं। अब मेरी शादी नहीं हो रही है तो इसमें परेशानी की क्या बात है। मेरी शादी होना इतना भी जरूरी नहीं है। मैं इस बारे में माँ पिताजी से बात करूंगी। अगले दिन राजकुमारी राजा रानी के पास जाती है। माँ पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी है। आप मेरे लिए कोई राजकुमार मत ढूंढिए। क्यों बेटी, अचानक तुम्हें क्या हो गया? बस ऐसे ही, मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी। ये क्या कह रही हो तुम? राजघराने में राजकुमारियों की शादी नहीं होती है तो प्रजा में बहुत गलत संदेश जाता है। पता है लोग क्या सोचेंगे कि राजा अपनी बेटी का विवाह नहीं करा पाए। विवाह ना करने का ख्याल तुम अपने मन से निकाल दो। राजा रानी की डांट सुन राजकुमारी अपने कमरे में चली जाती है। मैं तो माँ पिताजी की परेशानी कम करने गई थी, उल्टा मुझे ही डांट पड़ गई। वहीं दूसरी तरफ राजा रानी अपनी बेटी के विवाह के लिए योजना बना रहे थे। मेरे पास एक अच्छी तरकीब है। क्यों ना हम लड़के वाले को देखने ही ना दे कि हमारी बेटी के सर पर एक भी बाल नहीं है। लेकिन कैसे? यहाँ आसपास हर राज्य में पता है कि हमारी बेटी के सर पर बाल नहीं है। आसपास के राज्य से किसी राजकुमार को देखना ही नहीं है। अब हम अपनी बेटी के लिए दूर के राज्य के राजकुमार का रिश्ता देखेंगे। भला उन्हें क्या पता होगा, जब वो लोग हमारी बेटी को देखने आएंगे तो हम अपनी बेटी को सर पर पल्ला लेकर आने को कहेंगे। हाँ, सही कह रही हो। एक बार शादी हो जाए उसके बाद कोई रिश्ता नहीं तोड़ता है।
कुछ दिनों बाद दूर किसी राज्य से एक राजा अपने बेटे के लिए राजकुमारी को देखने आता है। राजकुमारी जब उनके सामने आती है तो वो अपने सर पर पल्ला रख लेती है। ये देखकर राजकुमार के पिता कहते हैं, राजकुमारी ने अपने सिर पर पल्ला क्यों रख रखा है? दरअसल हमारे में रिवाज है कि कुंवारी लड़की को कोई देखने आता है तो वो अपने सर पर पल्ला रख लेती है। रानी की इस बात को राजकुमार के पिता सच मान लेते हैं। वो अपने राजकुमार के लिए राजकुमारी का रिश्ता पक्का कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद राजकुमारी और राजकुमार का विवाह हो जाता है। राजकुमारी राजकुमार के सामने भी सिर पर पल्ला रखती थी। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है। तभी एक दिन राजकुमार कहते हैं, तुम हमेशा अपने सिर पर पल्ला क्यों रखती हो? हमारे राज्य के सभी लोग बहुत खुले विचार के हैं। अगर तुम सिर पर पल्ला नहीं भी रखोगी तो कोई इस बात पर तुम्हें नहीं टोकेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के लोग खुले विचार के हैं, लेकिन हमारे में शादी के कुछ सालों तक ऐसे ही सिर पर पल्ला रखते हैं। राजकुमारी की ये बात राजकुमार को कुछ अजीब लगती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद राजकुमारी अपने मन में सोचती है, मुझे राजकुमार से झूठ बोलने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करूँ, माँ ने मुझे ये सब करने के लिए अपनी कसम दी है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। राजकुमारी नहाने जा रही थी। वो आसपास देखती है, उसे कोई नजर नहीं आता और वो अपने सिर से पल्ला हटा लेती है। तभी अचानक वहाँ राजकुमारी की सास इंदुमती आ जाती है और वो राजकुमारी को देख लेती है। ये देखकर इंदुमती को उस पर बहुत गुस्सा आता है। यानी तुम इतने दिनों से हम सबसे झूठ बोल रही थी, यहाँ तक कि शादी से पहले तुम्हारे माता पिता ने भी झूठ बोला। तुम सबने हमारे साथ धोखा किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। दरअसल मेरी कहीं शादी नहीं हो रही थी, इसलिए मेरे माता पिता को ऐसा करना पड़ा। तुमने अपने माता पिता को ऐसा करने से नहीं रोका। मुझे खूबसूरत बहू चाहिए थी, इतनी खूबसूरत कि आसपास के किसी राज्य में मेरी बहू की तरह खूबसूरत कोई ना हो। तुम चेहरे से तो खूबसूरत हो, लेकिन तुम गंजी हो। मुझे ऐसी गंजी राजकुमारी को अपने महल में अपनी बहू बनाकर नहीं रखना है। मैं अभी राजा को तुम्हारी सारी असलियत बताती हूँ और तुम्हें तुम्हारे महल वापस भिजवाती हूँ। वापस कभी यहाँ आने की सोचना भी मत। मेरे से रिश्ता नाता तोड़ने से पहले एक बार राजकुमार से बात कर लीजिए, वो मुझे कहीं नहीं जाने देंगे। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरा बेटा मेरी सारी बात मानता है। अगर मैं उसे तुम्हें छोड़ने के लिए कहूँगी तो वो छोड़ देगा, इसलिए अपने मन से वहम निकाल दो। मैं कुछ महीनों बाद ही अपनी राजकुमार की फिर से किसी खूबसूरत राजकुमारी से विवाह करवा दूंगी। उसके बाद रानी राजा के पास जाती है। इस राजकुमारी और उसके माता पिता ने हम लोगों के साथ धोखा किया है। ये गंजी है, मैं इसको अपने महल में एक पल भी रहने नहीं दूंगी। आप इसे अपने महल से वापस लौटा दीजिए। ये मेरी बहू बनकर इस महल में नहीं रह सकती है। मुझे इससे कोई रिश्ता नहीं रखना है। राजा रानी को समझाते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती। आखिर में राजकुमारी को अपने महल वापस जाना पड़ता है। अपने महल जाकर राजकुमारी बहुत रोती है और अपने माता पिता से कहती है, ये सब आप दोनों की वजह से हुआ है। धोखे से कभी कोई रिश्ता नहीं जुड़ सकता है। मैं पहले ही आप दोनों को ऐसा करने से मना कर रही थी। आज आप दोनों की वजह से मेरी वहाँ इतनी बेइज्जती हुई है। मैं इसके लिए आप दोनों को कभी माफ नहीं करूँगी। राजा रानी को भी अपने किए पर पछतावा होता है। राजकुमारी रोते हुए महल से बाहर जाती है। मैं अब कभी महल वापस नहीं जाऊंगी। वहाँ रानी माँ ने हमेशा के लिए मेरे से रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं। अब इस तरह मैं जिंदा कैसे रह सकती हूँ। मैं जंगल जाऊंगी और वहाँ किसी जंगली जानवर के सामने खड़ी हो जाऊंगी। वो जंगली जानवर मुझे मार कर खा जाएगा। मैं अब इन सबसे परेशान हो गई हूँ। पता नहीं गंजे होने की सजा मुझे क्यों मिल रही है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी हर बार मेरे साथ ही बुरा होता है। मेरे सर पर बाल नहीं है, इसमें मैं क्या करूं? राजकुमारी जंगल चली जाती है। तभी जंगल में जोर से बारिश होने लग जाती है, जिसकी वजह से राजकुमारी एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और वहाँ रोने लगती है। मैं तो यहाँ मरने आई थी, लेकिन यहाँ इतनी जोर से बारिश होने लग गई है, अब सारे जंगली जानवर अंदर छुप गए होंगे। तभी वहाँ एक आवाज आती है। क्या हुआ? तुम यहाँ मरने आई थी, लेकिन क्यों? कौन है? मेरे सामने आओ।
एक परी राजकुमारी के सामने आती है। तुम तो राजकुमारी लग रही हो। तुम्हारे जीवन में किस चीज की कमी है जो तुम मरने की सोच रही हो? परी, मेरे जीवन में प्यार की कमी है। सब मेरे गंजे होने की वजह से मेरे से नफरत करते हैं। मेरी वजह से मेरी माँ पिताजी परेशान रहते हैं। उनकी बातों में आकर मैंने अपने पति और अपने ससुराल में झूठ बोला। असलियत पता लगने के बाद सबने मेरे से रिश्ते नाते तोड़ लिए। इसलिए अब मैं जीवन से तंग आ गई हूँ। ये कोई बात नहीं हुई जिसकी वजह से तुम अपनी जान दे दो। ये जीवन है, सुख होंगे तो दुख भी होगा ही। सुख हर इंसान को अच्छा लगता है, लेकिन दुख में तुरंत सब हार मान जाते हैं। परी, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। मेरे से बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी। तुम आसमान की तरफ देखो, मैं तुम्हें एक जादू दिखाती हूँ। राजकुमारी आसमान की तरफ देखने लगती है। तभी अचानक आसमान से बारिश की बूंदों के साथ बहुत सारे बाल गिरने लगते हैं। परी, ये तो असली बाल लग रहे हैं, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूं? हाँ, अब इसे तुम अपने सर पर रखो। अगले ही पल ये तुम्हारे असली बाल बन जाएंगे। राजकुमारी बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो अपने सर पर बाल रखती है और उसके असली लंबे काले घने बाल आ जाते हैं। ये देखकर राजकुमारी बहुत खुश होती है। यहाँ और भी बहुत सारे बाल हैं। इस गांव की प्रजा में बहुत ही अच्छी लड़कियाँ हैं जो तुम्हारी तरह गंजी थी। तुम उन सब के पास जाकर ये बाल दे देना। ठीक है परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस गांव में कोई भी लड़की अपने बालों की वजह से परेशान नहीं रहेगी। खुशी खुशी राजकुमारी अपने महल आ जाती है। महल आकर राजकुमारी अपने माता पिता को ये सब बताती है। अच्छा हुआ तुम्हारे बाल आ गए। मेरे बच्चे ने अपने बालों की वजह से बहुत परेशानियां झेली है। माँ, अब मैं प्रजा में जाकर उन लड़कियों की मदद करूँगी जिनकी मेरी तरह ही बालों की परेशानी है। परी ने मुझे और भी कई सारे बाल दिए हैं। मैं इस परेशानी से जूझ चुकी हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि हमारी प्रजा में कोई भी लड़की इस परेशानी का सामना करे। ये तुमने बहुत अच्छा सोचा है। उसके बाद राजकुमारी प्रजा में जाती है और लड़कियों की मदद करती है। इस तरह राजकुमारी के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है। तभी कुछ दिनों बाद राजकुमार महल में राजकुमारी से मिलने आता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ राजकुमारी। मैं अपनी माँ की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। अगर तुम मुझे पहले ही इस बारे में बता देती तो भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता। तुम व्यवहार से बहुत अच्छी हो और तुम्हारे अंदर मर्यादा भी है। राजघराने की लड़कियों का व्यवहार में अच्छा होना और मर्यादा में रहना ही जरूरी होता है। ये बात आपको इतने वक्त बाद पता चली है? मैं उसी दिन आने वाला था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे आने नहीं दिया और फिर अगले दिन मैं अपने पिता के साथ राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दे में व्यस्त हो गया। मुझे माफ कर दो। राजकुमारी राजकुमार की बात मान लेती है और उनके साथ महल चली जाती है। महल में राजकुमार की माँ रानी इंदुमती कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मेरे बेटे ने इसके लिए मुझे समझाया। मुझे अपनी गलती का एहसास है। राजकुमारी रानी इंदुमती को माफ कर देती है। इस तरह राजकुमारी के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो राजकुमार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।